नमस्कार बच्चों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके सामने चैप्टर 14 लोकगीत लेकर आए हैं, जो कि वसंत भाग 1 कक्षा 6 का है। और लोकगीत के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। अब लोकगीत चैप्टर का नाम आते ही मन में एक सवाल होता है, लोकगीत क्या होता है। लोकगीत जो होता है वो आम लोगों के द्वारा रचे हुए गीत होते हैं। ठीक, अब चलिए इस लोकगीत में क्या है वो हम अब पढ़ेंगे। इसकी पूरी जानकारी, कहाँ पर गाए जाते हैं, कैसे गाए जाते हैं, कौन लोग इन्हें रचते हैं, ये सब चीज़ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा जो भारत है वो अनेक संस्कृतियों का देश है और हमारे भारत की जो बात है वो अन्य किसी भी देश में नहीं है। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत जो कि एक पर्टिकुलर उसके बोल होते हैं, उसके अक्षर होते हैं, उसके गान होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा, ये यहाँ से शुरू होता है। संगीत का अपना एक अलग धुन होती है, अलग उसका कल्चर होता है। लेकिन लोकगीत का ऐसा कुछ नहीं है। लोकगीत जो है वो कोई भी गा सकता है। ठीक है, लोकगीत सीधे जनता के गीत होते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना मतलब प्रैक्टिस। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा ये गीत गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है लोच। लोच का क्या मतलब है? लचक या लचीलापन। ठीक है, यह क्या आएगा? लचीलापन। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है कि लोकगीत जो है वो लचीले होते हैं, थोड़े से क्या कहते हैं, कोमल, जिस टाइप से, मतलब कोई भी जब सभी स्त्रियाँ इकट्ठी होकर के बैठती हैं तो एक गाना शुरू करती है तो दूसरी भी उसके साथ में लग जाती है। तो इसमें कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। किसी शास्त्रीय संगीत से भी में ये भिन्न होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो भी है वो बिना प्रैक्टिस के, बिना सीखे हुए नहीं गा सकते, लेकिन लोकगीत को कोई भी व्यक्ति गा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, जन्मदिन होता है, शादियां होती हैं, सत्संग होता है, तो उसमें क्या होता है, जो लेडीज़ लोग होती हैं वो एक ढोलक लेके, बीच में एक ढोलक होती है, और झांझ। झांझ क्या होता है? जो कांसे की दो कांसे या पीतल की जो होती हैं दो तस्तरियाँ टाइप होती हैं, प्लेट टाइप होती हैं, और उनको आपस में बजाया जाता है। एक धागे से वो जुड़ी होती है, लाइक दिस। ठीक है, ये वो है ऐसे, और ये पीछे इनके ये बना होता है, और ये एक धागे से इस तरह से जुड़ी होती हैं, और फिर इसको बजाया जाता है आपस में। ठीक है, तो चलिए, और ये यहाँ पे क्या दिया गया है? करताल। करताल क्या होती है? जो चिमटे टाइप होती है वही, उसको करताल बोलते हैं। बांसुरी इस टाइप पे, ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं ये सारे साधारण लोग या साधारण गानों पे, ये लोकगीतों पे बजाए जाते हैं। ये आम जनता जो आपस में जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें गाते हैं। ठीक है, चलिए। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे मतलब तुच्छ, कुछ भी नहीं समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा होती थी, यानी आलोचना होती थी, आलोचना। ठीक है, कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता था। अरे लोकगीत है, क्या गाना है इनका, इस तरह से लोग इनके बारे में बोलते थे। ठीक है, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य,
कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन यानी बदलाव, परिवर्तन का मतलब क्या है, बदलाव, ठीक, बदलाव हुआ है। अनेक लोगों ने विविध, विविध मतलब अनेक प्रकार की, ठीक है, अनेक, विविध मतलब अनेक बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, कमर बांधना मतलब लोगों ने इन लोक गीतों का भी संग्रह किया है, इनको भी संजोकर एक धरोहर के रूप में रखा है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। यानी कि इनके ऊपर संग्रह के जैसे किताबें छपती है ना, कहानियों की, नाटकों की, इस तरह से लोकगीत भी एक इकट्ठा करके रखे गए हैं, संजोए गए हैं और प्रकाशित हुए हैं, ठीक है, एक किताब के रूप में, जैसे हर चीज़ प्रकाशित होती है वैसे ही, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लोकगीत कई प्रकार, लोकगीत के कई प्रकार हैं, जैसे कोई, जैसे हर एक प्रांत का, हर एक स्टेट का अपना एक लोकगीत होता है। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी, बड़ा ही ओजस्वी यानी प्रभावकारी, ओजस्वी का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रभावकारी, ठीक, और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। आपको पता है हमारे देश में क्या, दुनिया में भी बहुत, अफ्रीका में बाकी के देशों में भी आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो आदिवासियों का जो संगीत है वो ढोल ढपाड़ों का, नगाड़ों का, इनका देश होता है, वो संगीत होता है और वो संगीत बहुत ही सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ये जो जातियां हैं, ये एक विशेष प्रकार की जाति होती है जो आदिवासी जाति हैं, ठीक है। इनका अपना एक संगीत है जो कि ये लोग बजाते हैं, ठीक है। ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। यानी कि ये जो हैं ये आदिवासी लोग हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका, क्योंकि हर जगह नियम बंधे हुए हैं, लेकिन ये नियम से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, निर्द्वंद लहराता है, यानी बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। या ये स्वतंत्र हैं, ये अपना कल्चर अच्छे से मनाते हैं, अपने से जो इनके संगीत है, जो इनका नृत्य है, जो इनके लोकगीत हैं, ये वही गाते हैं, अपने कल्चर को अपनाते हैं, ये किसी भी नियम को नहीं मानते, ये हर चीज़ से स्वतंत्र हैं। इनके गीत और नाच, इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, जैसे गढ़वाली गीत हो गया, कश्मीरी गीत हो गए, लोकगीत, तो ये सारे मिल कर के इकट्ठे होकर के दलों में गाते हैं। एक तरफ औरतें होती हैं, एक तरफ आदमी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं। दिशाएं गूंजती है, यानी चारों तरफ, ठीक, चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आदिवासी लोग हैं वो तो स्वतंत्र होते ही हैं अपने, वो किसी भी नियम को मानते नहीं हैं। इनके जो गीत हैं वो साथ साथ गाए जाते हैं और दलों में गाए जाते हैं। इधर से औरतों का दल होता है तो दूसरी साइड आदमियों का दल होता है, और वो एक दूसरे को उल्हाना दे दे करके गीत गाते हैं जवाब में। उधर से कोई कुछ बोलता है तो उसका पलट के दूसरा दल जवाब देता है, वो भी संगीत में ही, ठीक। चलिए आगे। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना इससे पहले, पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। उनके जो गीत होते हैं, जैसे गढ़वाल में गीत गाए जाते हैं, शादियाँ भी वहाँ पे अलग तरह से होती है, हर किसी की संस्कृति अलग होती है। जैसे यहाँ पे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल में, कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल में, ठीक। और गढ़वाल, गढ़वाल तो है ही उत्तराखंड में, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं
जिनको इनका अपना अलग गीत है, अपने गाने की अलग विधियां हैं, अलग नियम हैं। जब ये गाते हैं तो इनके गीत अगर सुना जाए तो कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं, ऐसा मन करता है बस सुनते ही रहें। उनका अपना अलग ही नाम पड़ गया है, पहाड़ी गीत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक लोकगीत, वास्तविक मतलब रियल। लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। देहात मतलब गांव ही होता है, गांव भी और वो भी देहात, यानी जो ठेठ जो दूर दूर तक गांव में फैला होता है उसे देहाती बोलते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से यानी गांव की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहियादी इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो जो जितने भी लोकगीत हैं इनका सीधा सीधा संबंध गांव से होता है। चैता, कजरी, बारहमासा ये यूपी और बिहार के इलाकों में गाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर मनमोहक गीत ये होते हैं। ठीक है, बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया गीत गाया जाता है, वहाँ पे हीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी पंजाबी जो गीत हैं वो बहुत ही आनंद के साथ गाए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू आदि जो है वो राजस्थान के गीत हैं जिनको बड़े ही सुंदर रोचक तरीके से गाया जाता है। ठीक है, चलिए इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय में रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म मतलब दिल को छूने वाले। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो ये जो है कहने को अगर लोकगीत के बारे में कहा जाए तो ये कोरी कल्पना के आधार पर नहीं होते। जो लोगों का आम जीवन है, जो लोग जिस जीवन में जीते हैं उसी जीवन के ऊपर ये रोज़मर्रा की बातों को लेकर ये गीत गढ़े जाते हैं। इनके जो लेखक हैं वो आम जनता के रहन सहन, उनके वातावरण के ऊपर ये गीत बनाते हैं और ये जो गीत हैं ये सीधे दिल को छूने वाले होते हैं। मर्म मतलब दिल को छूने वाले। और साधारणतः यानी इनका जो राग होता है ना, पहले रागनियाँ भी गाते थे। रागनियाँ एक जेंट्स लोग भी गाते हैं वो रागनियाँ, और बैठ के सुनने में उन्हें आनंद भी बहुत आता है। तो ये इसमें यहाँ पे दिया गया है पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं ये। ठीक है, कहरवा, बिरवा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं, यानी कि इन लोकगीतों के ये नाम हैं। ठीक है, और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी कि जब इन्हें गाया जाता है ना, जब सुर लय ताल इनके लगते हैं लोगों के द्वारा तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तो किसी के पास समय ही नहीं है कि बैठ कर के बाहर चौपाल पे कोई चीज़ सुने। आजकल तो सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते, बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ना पहले टीवी थे, ना रेडियो थे, ना इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे। तो लोग शाम होते ही चौपालों पर इकट्ठे हो जाया करते थे और उस समय ये गीत गाए जाते थे। जब त्योहार आते थे, जैसे होली आ गया या कोई और पर्व आ गया, जन्माष्टमी आ गया, तो इस समय पर भी लोग बड़े सुंदर तरीके से लोकगीत गाते थे और बहुत ही आनंद मिलता था और लोग बहुत खुश रहते थे और हष्ट-पुष्ट भी रहते थे। आज की तरह नहीं कि बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक है, चलिए इनकी भाषा जो है उसके संबंध में क्या कहा जा चुका है, क्या कह सकते हैं इसमें। इनकी भाषा के संबंध में जो कहा जा चुका है, पहले इनकी भाषा का कोई वो नहीं है कि ये कौन सी भाषा के हैं। ठीक है, कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, यानी कि जो बोली वहाँ की लोकल एरिया में बोली जाती है और वो जो लोकगीत होते हैं वो उन्हीं बोलियों में बनाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार मतलब हर्ष से युक्त,
ठीक है, हर्ष, ठीक है, प्रसन्न, ठीक, प्रसन्न, प्रसन्नता देने वाले, ठीक। चलिए, तो और आनंददायक, आह्लादकर और आनंददायक है होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं, यानी कि सुर लय ताल ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं और राग लगा करके, यानी उनकी लय ताल लगा करके। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि जहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं वहाँ के लोग उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उस भाषा में उनको सुनना भी अच्छा लगता है। चलिए, अब है भोजपुरी गीत। ये देखिए, भोजपुरी कहाँ पे गाए? बिहार, ठीक है। भोजपुरी लैंग्वेज कहाँ की है? बिहार की। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से, 30-40 बरस मतलब वर्ष, ठीक, से विदेशिया का प्रचार है। विदेशिया यानी जो विदेश जाने वाले होते हैं, विदेशिया उसको बोलते हैं, का प्रचार हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हैं, गाते हुए देहात में फिरते हैं, उधर के ज़िलों में, ठीक है। चलिए, उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसता है। ये जो विदेशिया जो गीत होते हैं, ये प्रेमी और प्रेमिका के गीत होते हैं। जब प्रेमिका को छोड़कर प्रेमी विदेश चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है और वो विरह में पागल सी हो जाती है, उस टाइप के ये गीत बहुत ही फेमस हैं बिहार में। स्पेशली कहाँ बोला गया है? बिहार में। कहाँ है ये फेमस? बिहार, ठीक है। विदेशिया, कौन से? विदेशिया गीत, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर, स्त्रियां दूसरी ओर, एक दूसरे के जवाब में के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास मतलब कमी हुई है। क्यों? क्योंकि सभी आजकल अपने अपने में मस्त रहने लगे हैं। कोई बाहर नौकरी करने चला जाता है, कोई गांव छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है रोज़गार के चक्कर में, किसी को फुर्सत नहीं है। तो आजकल ये जो गीत हैं, जो ये दल बांधकर जो गाते हैं, जो जंगल आदि में जो आदिवासी लोग हैं, वो उनमें भी इन गीतों में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन जब ये गीत गाए जाते हैं तो इतनी ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं, डोल ढपलियों और ढोलकों का जो वो था इस्तेमाल, वो होता है, तो ये इससे चारों तरफ दिशाएं गूंज जाती है। इस प्रकार के ये गीत होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। आला के मतलब यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड स्थान है वहाँ पे, ठीक है। और पहले ये बुंदेलखंड कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने किया था। जगनिक एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, ठीक है, जिसने आला उदल की वीरता, यानी कि आला उदल कौन था? एक राजा था, उसकी वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो समय था जिस समय ये आला गीत गाए जाते थे, तो एक राजा था आला उदल, तो उसकी वीरता में जो वहाँ के जो लोग थे, जो जगनिक था, जो उसके दरबार में जो कवि था,
वो वहाँ पे उनके यश गान गाते थे। उस समय ऐसा प्रचलन था, जो भी कवि राज दरबार में रहता था वो उस राजा के यश और गान के रूप में गाना बनाते थे और वही गाते थे। और ये धीरे धीरे यही गाने जन बोली यानी जनता तक चले गए और आज भी इन गानों का प्रचलन है। आज भी उन्हीं राजाओं की यश गान में वो गाने प्रचलित हैं जिन्हें लोकगीत कहा गया है। ठीक है, चलिए, आज भी लोग ढोलक लिए लिए फिरते हैं और उनके गीत गाते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और उनके अपने बोल हैं। अब नट क्या होता है? नट जो है वो एक प्रकार की जाति होती है। ठीक है, जाति, नट जाति होती है ना, जो रस्सियों पे और पोल पे खड़े होकर के तमाशा दिखाते हैं और फिर उसके तमाशा दिखाने के एवज में वो पैसा लेते हैं। ठीक है, और उसमें वे उनके गद्यात्मक और पद्यात्मक यानी गद्य में भी और पद्य में भी इनके बोल होते हैं। ठीक है, और उनकी अपनी भाषा में वो होते हैं, उनके अपने बोल हैं। वो किस तरह से वो गीत रचते हैं, वो खेल के अनुसार रखते हैं अपने गीतों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अनंत संख्या यानी जो गिनी ना जा सके। अनंत संख्या मतलब जो गिनी ना जा सके। अपने देश में अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है और ये गीत भी लोक गीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें गाती हैं। इन्हें सिरजती मतलब निर्माण करना। ठीक है, निर्माण, इनका निर्माण भी कौन करती है? स्त्रियां करती हैं, अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है भारत में। ठीक है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग नहीं है, जनगीतों से अलग अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत को अलग दृष्टि में बताया गया है, अलग बताया गया है क्योंकि अनंत संख्या जो है वो स्त्रियों के गीतों की है। ठीक है, स्त्रियों के गीतों की। ये जो गीत हैं लोकगीत, वह अधिकतर औरतें ही रचती हैं और इनका निर्माण भी औरतें ही करती हैं और गाती भी वैसे ही है। लेकिन भारत को इस मामले में हमें क्या करना होगा? इन्हें बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, प्राउड फील भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे औरतों के अपने गीत अलग हैं, लेकिन संसार में किसी भी देश के ऐसे अपने गीत नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के मटगोड़। अब ये जो मटगोड़ है, यहाँ पे मटगोड़ क्या है? बिहार में जो शादी होती है, शादी से एक दिन पूर्व मटगोड़ जो रस्म है वो निभाई जाती है। यह रस्म क्या होता है? दोनों पक्षों के यहाँ होती है। इसमें सुबह सत्यनारायण की कथा होती है और रात में वर और वधू के अलग अलग उनके घर के आगे जो है वर वधू की जो बुआ है या बहन है, उनके द्वारा मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में थोड़ा पानी भर दिया जाता है जिसे समुद्र माना जाता है। ठीक है, उसमें सिंदूर, अक्षत, फूल आदि की पूजा की जाती है। उसके पश्चात उसमें पैसा, सुपारी और पान का पत्ता डाला जाता है। तब वर के अलग यहाँ और वधू के यहाँ अलग अलग वहाँ पे वर और वधू को उसके सामने बैठाया जाता है और उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उनसे 5 बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम समुद्र में क्या खोज रहे हो? तो उत्तर मिलता है शिव समुद्र, यानी अर्थात शिव की गंगा को खोज रहे हैं। तो ये होते हैं मटगोड़। लेकिन जो जोनार होता है, जोनार क्या होता है? दावत। ठीक है, दावत या भोज। ठीक है, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के
जन्म के सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। हवाला मतलब जिक्र किया है, ठीक है। हवाला का मतलब क्या है यहाँ पे? जिक्र करना, ठीक। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है, जो त्योहार हैं स्त्रियों के जो हैं वो गीत सब जगह के अलग हैं। मटकोड़ के अलग हैं, ज्योनार के अलग हैं। जब शादी होती हैं तो उसमें वो फेरों के ऊपर बैठती है जब लड़का लड़की, तो ससुराल वालों को गाली दी जाती है, लड़की वाले लड़के वालों को गालियाँ देते हैं। तो उस समय वो जो चीज़ है वो बहुत ही सुंदर माहौल होता है। और ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है और स्त्रियाँ इन गीतों को गाती हैं। लेकिन जब 12 मासी गीत वगैरह होते हैं तो वो जो है पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। यहाँ पे कालिदास जी ने भी कहा है कि उन्होंने प्राचीन काल में जो उन्होंने अपनी रचनाएं रची, अपने अनेक ग्रंथों में स्त्रियों के गीतों का जिक्र भी किया है। जैसे सोहर, बानी, बानी मतलब बननी या बनना जैसे होते हैं, सेहरा जब लड़के को सेहरा बनता है, इस प्रकार के अनेक गीतों का जिक्र किया है कालिदास जी ने, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अलग अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाया जाता है। आपने देखा होगा सत्संग वगैरह में भी, और जन्मदिन के वहाँ पे भी, या कहीं कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है तो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं जैसे मुंडन वो वगैरह हो गया, तो वहाँ पे स्त्रियाँ जो होती हैं वो एक साथ मिलकर बैठती हैं और गाना गाती हैं। देखिए यहाँ पे अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि चूँकि ऑल्दो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, अधिकतर उनमें मेल नहीं होता क्योंकि सबकी बोली अलग अलग है, सबका आवाज़ अलग है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वो लोग गीत गाती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, देखिए। चलिए, भले ही बहुत उनके चाहे उनकी आपसी बोली मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन उनके जब वो गाना सुर लय ताल चलता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही भला लगता है। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, आजकल तो गायिकाएं भी होने लगी हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं, ठीक है। सभी ऋतुओं में, ऋतु मतलब जो सीजन्स आते हैं ये, जैसे गर्मी, बरसात, ये श्रावण में झूले पड़ते हैं, फागुन में होली होती है। देखिए यहाँ पे स्त्रियाँ उल्लसित मतलब खुश होकर, ठीक है, क्योंकि त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ खुश होती हैं, ठीक है। बेशक उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बेशक उन्हें रसोई में बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन खुश बहुत होती हैं वो, ठीक है। दल बांध कर गाती हैं। होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, यानी अपने अपने रचयिता हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी बोलियों में उनको रच लेते हैं जो आम गीत होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, स्त्रियाँ उल्लसित होकर दलों को बांध कर गाती हैं। जब होली आती है, होली में जो औरतें होती हैं वो गुलाल उड़ाती हैं और ऐसे टोलियाँ सर्कल करके, एक यहाँ ऐसे करके, ये सारी औरतें क्या होती हैं सर्कल करके ऐसे घूम घूम के गाती हैं। आपने देखा होगा जब गरबा खेला जाता है, गरबे में भी ऐसे ही सर्कल में गरबा खेला जाता है, तो होली पर भी ऐसे ही फागुन के गीत गाए जाते हैं जिसे फाग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं पूरब में। पूरब यानी जो बिहार वगैरह की है, इधर के लोग पूरब की साइड, अरुणाचल हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इस तरह ये इधर के अपने अलग बोलियां में गीत गाए जाते हैं। इनके क्या, विद्यापति का मतलब होता है रचने वाले, ठीक है। विद्यापति मतलब रचने वाले, ठीक है, रचने वाले, कवि, ठीक है। अगर हम एक उसमें बोलें तो कवि, ठीक है।
चलिए, तो उनके अपने गीत होते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति यानी अपने अपने रचने वाले, अपने अपने गीतों को रचने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट मिलता है, डांस भी करती हैं वो। ठीक है, गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, जो मैंने अभी पिछले पैराग्राफ में आपको बताया था। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं और जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही होली के फाग जो गीत होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन श्रावण के महीने में जो झूला झूलते हैं, जो श्रावण के गीत होते हैं, वो झूले पर बैठकर गाए जाते हैं। झुलाती रहती हैं लेडीज़ और गाती रहती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसे लोकगीत में भी कहते हैं और नाच में भी वो इसको लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये लोक नृत्य है, वहाँ का जो वैसे लोकगीत है गुजरात का वो माहिया है। ठीक है, इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। मैंने अभी बताया था ना, होली पे भी होता है, गुलाल फेंक फेंक के जो करते हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर। मैंने बताया था अभी आपको पिछले पैराग्राफ में सर्कल बना करके। ठीक है, चलिए आगे। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। अनंत मतलब अनेक प्रकार हैं। ठीक, अनेक, कई प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, इठला इठला कर मतलब खूब खुश होना, वह भला आनंद के स्रोतों में, स्रोत मतलब स्रोत कहाँ होता है, जहाँ से उसकी क्या होता है, उद्गम होता है, उद्गम। ठीक है, स्रोत, सॉरी, उद्गम। ठीक, स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक ज्ञान, अनंत मतलब जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। आनंद को करने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ आपके पास में है, जिसे आप अपने अंदर धारण कर सकते हो, खुश हो सकते हो। तो आनंद का तो कहीं भी कोई कमी है ही नहीं, आनंद के स्रोत की कमी नहीं है, बशर्ते है कि उसे ढूंढने वाला इंसान चाहिए। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, प्रश्नों के उत्तर तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न और ये पाठ आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। ये प्रश्न इसके हैं आपके। नंबर 1 है, ये निबंध है ये एक तरह से, और ये निबंध के प्रश्न हैं जो कि आपको करने। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें और हम आपको प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका और क्या है, अनुमानन कल्पना। मैंने आपको पहले ही बताया है, अनुमानन कल्पना ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अनुमानन कल्पना। नंबर 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार कर लिखो। क्या जो लोकगीत हैं वो गांवों या कबीलों में, कबीले मतलब कहाँ होते हैं, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, तो क्या ये सिर्फ वहीं पर हैं? शहरों के अपने कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखना। तो ये तो आपको कक्षा में ही डिस्कस करना है, या अपना आप भी डिस्कस करके आप जब स्कूल ओपन होंगे तो आप अपनी टीचर से बात कर सकते हैं। अब नंबर 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने शिक्षक को सुनाओ। अब विदेशिया गीत जो है उसमें तो विरह वर्णन होता है, लेकिन उसमें एक स्टोरी होती है जो कि आकर्षण का कारण होती है। क्या स्टोरी है? जैसे हीर रांझा के गीत हैं, सोनी महिवाल हैं, इनमें विरह है, इनमें विरह वेदना है,
ठीक है, लेकिन ये पंजाब में गाए जाते हैं। इसी टाइप के विदेशिया गीत जो है वो बिहार में गाए जाते हैं। जब कोई एक प्रेमिका प्रेमी से अलग हो जाती है तो उसकी स्टोरी टाइप वो लोकगीत गाया जाता है, जो कि आनंद का कारण बनते हैं। ठीक है, और इससे भी अधिक जानकारी आप प्राप्त करके अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को सुना सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है कुछ करने को। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1, तुम अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौक़ों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। यानी लोकगीत आपके एरिया में कौन सा लोकगीत गाया जाता है वो आपने जानकारी लेनी है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, शहर शहर में जो है आजकल सभी लोग गांव से रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो गाँवों में लोग थोड़े बच गए हैं। वो लोकगीतों पर इनका असर जो है वो बहुत पड़ रहा है। लोकगीत अब थोड़ा भूले से जा रहे हैं, तो इस पे अनुच्छेद आपने लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भारत के मानचित्र में। ठीक है, अब ये जो भारत का मानचित्र आपको बताया है कि मानचित्र क्या है, कहाँ है, इसमें चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य बताओ। जैसे आपने लोकगीत क्या कैसे करना है, एक तरफ आपने लिखना है राज्य, ठीक है, फिर लिखना है आपने लोकगीत, ठीक, फिर एक साइड आपने लिखना है नृत्य। ठीक, नृत्य। तो राज्य सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल। ठीक, जैसे बिहार है। अब बिहार क्या है, राज्य हो गया। इसका लोकगीत क्या है, कजरी हो गया। ठीक है, इसका नृत्य क्या है, जटर जटिन। ठीक है, जटन जटिन। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे आपका पंजाब हो गया। ठीक है, ये देखिए पंजाब। ठीक, फिर इसका क्या है, इसका नृत्य क्या है, लोकगीत क्या है, माहिया। नृत्य क्या है इसका, गिद्दा। तो इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए, मैंने आपका हेल्प कर दिया ये, लेकिन आपको खुद ही करना है। ठीक है, अब आ जाइए भाषा की बात। ठीक, भाषा की बात, भाषा की बात यानी व्याकरण। लोकगीत शब्द में कुछ जोड़कर, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन पर शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, लोक कला। ठीक है, इसी टाइप से आप कुछ और शब्द बना सकते हो, जैसे लोक हित। ठीक है, लोक तंत्र। ठीक, लोक प्रिय। ठीक, तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, अब आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये देखिए 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन है। ठीक है, 12मासा गीत क्या होते हैं, जिनमें साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका अर्थ क्या है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर कुछ भी शब्द जोड़ सकते हो। अब ये है इकतारा। इकतारा का मतलब क्या होता है, एक तार वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, सरपंच, सरपंच क्या होता है, जो 5 लोगों का प्रमुख होता है, जो गांव में होता है ना सरपंच, पंचायत में। ठीक है, 5 लोग होते हैं वो, लेकिन उनमें से एक मुख्य होता है, उसे सरपंच बोलते हैं। चारपाई मतलब 4 पाँव वाली, जिसे हम खाट बोलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त ऋषियों का समूह,
यानी 7, सप्त का मतलब 7। अठन्नी यानी 8 आने, 8 आने, लेकिन आजकल नहीं चलते 8 आने, ठीक है। तिराहा यानी 3 रास्तों वाला। दोपहर, दोपहर का समय यानी सुबह और दोपहर। 6 माही यानी 6 महीने वाला। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। तो इन सब में गिनती आ रही है, ठीक है। इन सब में क्या आ रही है? गिनती आ रही है। इस तरह से इनको देखना है। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे आपको कारक भरना है। यहाँ पे आपको हेल्प के लिए दिया गया है को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ झांसी की रानी में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन किया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह दिखने में, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? में। अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीपल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं। धातु की नली को घुमाकर, ठीक है, नली को घुमाकर एस के आकार इस तरह दिया। एस का आएगा यहाँ पे, ठीक है। एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश में और गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके कारक से परिपूर्ण पैराग्राफ, जो कि आपको बुक में करना है। अब इसमें देखिए, ध्यान देने योग्य शब्द जो हैं, लोच, लचीलापन, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ही समझाए। झांझ, करताल, ठीक है, इस टाइप के शब्द हैं। इसमें कुछ शब्द और भी हैं जो कि ये हैं, मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय वहाँ पर भी निशान लगवाए थे। हे, हीन, तुच्छ, ओजस्वी, सिरस्ती यानी बनाती, सृजन करती, आह्लादकर मतलब हर्ष या प्रसन्नता, कृत्रिम यानी बनावटी, अबूझ जो समझने योग्य ना हो, क्लिष्ट, बखान, वर्णन, बड़ाई, उल्लसित, खुश, ठीक। तो ये हैं इसके उद्दाम यानी बंधन रहित, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ 14। क्या था पाठ 14 का नाम? लोकगीत। तो आपको ये पाठ समझ तो आ ही गया होगा, बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझाया गया है। हमने पूरी कोशिश की है आपको चैप्टर समझाने की। आपको चैप्टर अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्या करना है? सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।